नमस्कार दोस्तों। तो इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में फाइनली अब बेंजामिन नेतन्याहू एक प्लान सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका प्लान भी बहुत अनोखा है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए। देखो, आज से पहले लगभग 8 महीने 9 महीने हो गए इस वॉर को चलते हुए। इसमें कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये वॉर ख़त्म कैसे होगा या इसका एंड क्या है। वो हमेशा वेग स्टेटमेंट्स देते रहे कि देखो, ये वॉर जो है वो तब तक एंड नहीं होगा जब तक हम हमास को वाइप ऑफ नहीं कर देते, जब तक हम हिजबुल्ला को पूरा ख़त्म नहीं कर देते, ये नहीं कर देते, वो नहीं कर देते। बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वहाँ के लोगों ने ही हमास को एज अ पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट किया है। वहाँ के लोग ही वहाँ के जो लीडर्स हैं उनको अपना रिप्रेजेंटेशन मानते हैं और तमाम ऐसी बातें हैं। तो उनको ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। लोगों की जो सहानुभूति है वो हमेशा रहेगी वहाँ पर। तो हमास को एकदम ही ख़त्म कर देंगे, सारे मिलिटेंट्स को ज़ीरो कर देंगे, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और ये प्लान कहा जा रहा था कि ये मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप पूरी तरीके से हमास को वाइप ऑफ कर पाओ। इसका मतलब तो वॉर ही कभी ख़त्म नहीं होगा। तो फाइनली अब बेंजामिन नेतन्याहू के पास एक फाइनल जरिया है जहां से वो इस वॉर को ख़त्म कर सकते हैं। और उनका जरिया ये है कि वो क्या करेंगे। उनका कहना है कि कुछ गाजा की सिटीज़ हैं उनको हम पूरी तरीके से सीज कर देंगे। सो आइदर यू विल हैव एन ऑप्शन टू स्टार्व टू डेथ और यू विल सरेंडर। अब ये अपने आप में इतना अनोखा प्लान है कि आप इसको जब इसकी डिटेल्स सुनोगे तो आपको खुद लगेगा कि मतलब आप इसको कैसे अचीव करोगे, ये चीज़ कितनी गलत है और उसमें कितने सारे सिविलियंस की जान खतरे में आ जाएगी। इसके बारे में कोई भी नहीं सोचा। और इसीलिए जो एंटनी ब्लिंकन दौड़े हुए गए हैं इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने और उनको समझाने कि भाई समझ जाओ ये क्या क्या करने वाले हो, ये बहुत गलत हो जाएगा। तो एंटनी ब्लिंकन का वहाँ पर जाना, वो एक्चुअल में इसी प्लान को वो रोकना चाहते हैं, सीज को रोकना चाहते हैं जो बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में करने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। उसके पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अपना नया चैनल लॉन्च किया। इसका नाम है यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी। इस चैनल को आप जरूर से ज्वाइन करिए। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। और इस चैनल पर हम जैसे इंटरनेशनल अफेयर्स की खबरें यहाँ पर एनालिसिस के साथ शेयर करते हैं आपसे, वैसे ही वहाँ पर डोमेस्टिक जो अफेयर्स की खबरें हैं वो आप तक पहुँचाया करेंगे एनालिसिस के साथ। और उसके अलावा उसमें कंटेंट बेस्ड भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सारा तामझाम मैं आपको वीडियो के अंत में समझाता हूं। अब आते हैं अपनी वीडियो में वापस। तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने फाइनली एक आइडिया सजेस्ट किया है। और इससे पहले तक वो क्या करते रह रहे थे, इससे पहले तक वो निगोशिएशन को होने ही नहीं दे रहे थे। वो निगोशिएटिंग टेबल पर हमास के साथ बैठने को तैयार ही नहीं थे। अब ये इसके पीछे का कारण है कि वो हमास के साथ निगोशिएटिंग टेबल पर क्यों नहीं बैठ रहे थे। अब देखो, जब से ये वॉर शुरू हुआ है इजराइल की ना, आप एक चीज़ नोटिस करना कि वहाँ पर हर पीएम को पता है, वहाँ की अगर पॉलिटिक्स को आप थोड़ा सा समझते होगे तो वहाँ पर कोई पार्टी का कोई ऐसा फ्लरिशिंग मेजोरिटी नहीं होती जैसे हमारे इंडिया में है कि एक पार्टी पूरा मेजोरिटी है और उनकी पूरी सरकार है। ऐसा इजराइल में पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर डिफरेंट बहुत सारी पार्टीज हैं। मतलब हारेडी ज्यूज़ की अपनी एक पार्टी है, इनकी अपनी एक पार्टी है, जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनकी अपनी अपनी पार्टी, मतलब बहुत ढेर सारी पार्टी। अगर आप अभी की गवर्नमेंट का हिसाब देखो तो कोलिशन गवर्नमेंट है और उसमें कम से कम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 से 7 पार्टीज मिल करके सरकार बनाए हुए हैं। तो ये स्थिति हमेशा इजराइल में रहती है इस तरीके से। कभी कोई ऐसी पार्टी है नहीं कि वो अकेले पूरा गवर्नमेंट रूल करे। तो जब कोलिशन की गवर्नमेंट होती है तो बहुत लोगों को खुश करने का जिम्मा पीएम के ऊपर होता है। और जब इजराइल के सिविलियंस के ऊपर अटैक होता है, ऐसे टेररिस्ट अटैक होते हैं उनके सिविलियंस के ऊपर, तो अगर इजराइल का पीएम उसके खिलाफ कोई मतलब बड़ा कदम नहीं उठाता है तो फिर ये इजराइल के लोग अपने ऊपर एक ढप्पा मानते हैं। और इसी वजह से वो चाहते हैं कि इजराइल का पीएम हमेशा एक बोल्ड पर्सन हो, जो बोल्ड स्टेप्स लेने में बिलीव रखता हो। चाहे वो ओलंपिक्स का अटैक आपको याद होगा, उसके बाद इजराइल ने क्या किया था, चुन चुन के ब्लैक सितंबर ग्रुप के एक एक मेंबर को ख़त्म कर दिया था। तो इस तरीके की तमाम घटनाएं, तमाम किस्से आप इजराइल के बारे में सुनते होगे, मोसाद के बारे में सुनते होगे। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने ना हमास के ऊपर लड़ाई तो छेड़ दी थी, अपने फोर्सेस को उतार भी दिया था गाजा में और उनको मार भी रहे थे चुन चुन के, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट कुछ बहुत हासिल नहीं किया हुआ था उन्होंने। हमास को पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं कर पाए थे, कुछ सिग्निफिकेंट हासिल भी नहीं किया था। ये अटैक कर रहे थे, वो ऊपर से रिटेलिएट कर रहे थे, उधर से रिटेलिएशन हो रहा था, हिजबुल्ला की तरफ से रिटेलिएशन हो रहा था। तो कुछ सिग्निफिकेंट नहीं कर पाए थे। अगर वो उस टाइम पर निगोशिएटिंग टेबल पर बैठ जाते और कोई अग्रीमेंट साइन हो जाता, कोई पॉलिटिकल अग्रीमेंट हो जाता उसमें, तो ये बेंजामिन नेतन्याहू की हार की तरह देखा जाता और वो दोबारा सरकार में तो कभी आने का कोई चांस ही नहीं था। चलो वो दोबारा सरकार में ना भी आते। अब उनकी जो रिटायरमेंट पार्टी है, हर कोई चाहता है कि मैं अपनी लाइफ के एंड में कुछ ऐसा करके जाऊं कि दुनिया याद रखे उसको। आप मतलब ये चीज़ देखो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, मतलब जज जो होते हैं, सीजेआई जो होते हैं, जब वो उनका टर्म खत्म होने वाला होता है, लगातार एक से एक जजमेंट दे करके जाते हैं। जैसे रंजन गोगोई राम मंदिर जजमेंट, उसके पहले के जो जज थे दीपक मिश्रा साहब, उन्होंने 377 पर जजमेंट दी थी अपनी। तो
ये जनरल टेंडेंसी रही है हर कहीं पर भी। आप देखो क्रिकेट में भी आप देखो कि कोई अपनी लास्ट इनिंग खेला तो वो कोशिश करेगा मैं 100 रन मार के जाऊं। तो ठीक वैसे बेंजामिन नेतन्याहू को भी लगा कि भाई अभी नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठना ठीक नहीं होगा, कुछ सिग्निफिकेंट हासिल नहीं किया है। अब फाइनली उन्होंने क्या कर दिया है, अब फाइनली उन्होंने याया सिनवार को मार दिया, इस्माइल हानिया को मार दिया, हाशिम सफेदीन को मार दिया, हसन नसरल्ला को मार दिया। नाउ ही इज इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हियर, और अब वो निगोशिएट भी बहुत तगड़े तरीके से कर सकते हैं और वो सवाल भी बहुत तगड़े तरीके से पूछ सकते हैं कि भाई हमारे हॉस्टेजेस को रिलीज करो, अदरवाइज हमारे पास तो ऑप्शन है, हम तो पूरा एरिया ही खत्म कर देंगे। आपको ये निगोशिएशन चाहिए, हमें ये निगोशिएशन नहीं चाहिए। और फाइनली एक चीज़ और भी है ना कि जो ये मिलिट्री एक्शन है, दिस मिलिट्री एक्शन इज अ मीडियम टू अचीव टू अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन। अगर पॉलिटिकल सॉल्यूशन अचीव नहीं होगा तो फिर क्या होगा? हमने 8-8 साल लंबी वॉर देखी है, इराक ईरान वॉर जैसी लंबी 8-8 साल वॉर देखी है, बट क्या अचीव हुआ उससे? उससे आपको पॉलिटिकल सॉल्यूशन पर ही पहुंचना है किसी का। आप ये नहीं कर सकते कि मिलिट्री एक्शन चालू है और जिंदगी भर ये चल रहा है। जैसे सीरिया में हालत है, वो सीरिया वाला हाल गाजा का भी हो जाएगा, इजराइल का वही हाल रहेगा कि वो हमेशा इन वॉर मोड रहेगी। कुछ आप चैन की सांस ही नहीं ले सकते, आपको पता ही नहीं कब आपके ऊपर कौन अटैक कर दे। जैसे सीरिया में कौन सी कंट्री कब इंटरेस्टेड हो जाए, कौन सा ग्रुप कब पावरफुल हो जाए, कौन से ग्रुप को क्या अचीव करने का सुध चढ़ जाए, वो अटैक कर दें। तो ये सारी चीज़ें सीरिया में चलती है, बर्बाद हो गया सीरिया। वही हाल इजराइल और गाज़ा का हो जाएगा। ये बात उनको बहुत अच्छे से समझ आती है, यूएस को भी समझ आती है, इसीलिए दे वांट अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन एंड नाउ दे हैव अचीव्ड अ पॉइंट देयर वेयर दे वांट अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन, और इसीलिए एंटनी ब्लिंकन वहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन इनका पॉलिटिकल सॉल्यूशन बेंजामिन नेतन्याहू का भी बड़ा अनोखा है। अब उनका प्लान क्या है बेंजामिन नेतन्याहू? उनका प्लान सीधा है कि हम कुछ टारगेट एरियाज हैं हमारे, जहां पर हमको लगता है कि हमास के मिलिटेंट छुपे हुए हैं। वो कुछ सिटीज़ हैं गाज़ा के अंदर में जिनको हम पूरी तरीके से सीज करने वाले हैं। सीज करने वाले मतलब कि चारों तरफ से सिटी के सारे वाटर और फूड के सप्लाई बंद कर देंगे, और जो वहाँ पर सिविलियंस रह रहे हैं उनको हम यहाँ पर इवैक्यूएट कराएंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कम से कम सिविलियंस के बारे में सोचा गया है, तो उनको हम यहाँ पर इवैक्यूएट कराएंगे उन सिविलियंस को, और बाकी वहाँ पर सारा फूड एंड वाटर सप्लाई जो है उसको हम ख़त्म कर देंगे। अब जो लोग अपने घर को इवैक्यूएट होकर के जाएंगे उनको रखा जाएगा सेफ जोन्स में, और जो लोग उस घर को नहीं छोड़ेंगे वो वहीं पर रहेंगे, उनको हम मान लेंगे कि वो लोग मिलिटेंट्स हैं, वो लोग कॉम्बेटेंट्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, और दे हैव ओनली 2 ऑप्शंस, आइदर दे विल सरेंडर और दे विल स्टार्व टू डेथ। ये बात खुद उनके जनरल ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कही है कि आइदर दे विल सरेंडर और दे विल स्टार्व टू डेथ, और कोई ऑप्शन नहीं। ऐसा नहीं कि हम सिविलियंस को जानबूझ करके मार रहे हैं, बट जो लोग वहाँ से निकलने के लिए तैयार नहीं होंगे तो उनके पास इन 2 ऑप्शन में से और कुछ नहीं होगा। ये बात कही है खुद बेंजामिन नेतन्याहू के जनरल ने, और उससे पूरे लोगों में जो रहते हैं गाज़ा के अंदर में एकदम डर की लहर, खौफ की लहर चली गई है कि अब ये नया क्या बवाल करने वाले हैं। प्रॉब्लम क्या है इस पूरे प्लान के साथ? प्रॉब्लम सिंपल सी है। आप सोचिए कि जो लोग कहा गया कि हम इवैक्यूएट कराएंगे उन लोग को, अब जिन लोगों को इवैक्यूएट कराया जाएगा आखिर में वो लोग जाएंगे कहाँ पर? वो सिविलियंस जो हैं, जो अपना घर वर छोड़ के निकलेंगे, वो कहाँ जाएंगे? उनके पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए। वैसे ही गाज़ा की मोस्ट ऑफ द सिटीज़ जो हैं वो डेबरी बन चुकी हैं। वहाँ की पॉपुलेशन अलग अलग जगहों पर, जो सिटी थोड़ी बहुत बची हुई है जहाँ पर रहने लायक थोड़ा सा स्थिति है, कैंप्स वैम्प्स बने हुए हैं, यूएन वहाँ पर काम कर रहा है, वहाँ पर वैसे भी लोग भर भर के एक कैंप में 25-25 लोग रह रहे हैं, 2-2 3-3 परिवार एक कैंप में रह रहे हैं। ये स्थिति है वहाँ पर। तो वैसे ही वहाँ पर इतनी भीड़ है। अब जो सिटी बची कुची भी हैं उन पर भी अटैक करना शुरू किया जाएगा, तो वहाँ के जो लोग निकलेंगे, लगभग 3.5 लाख से 4 लाख लोग जो वहाँ पर रहते हैं, कहा यह जा रहा है कि वो लोग इसमें इम्पैक्ट होंगे और वो लोग दूसरी सिटीज़ में जा करके बसेंगे। तो इनको वापसी कैसे होगी इनकी? जब इजराइल पूरा वॉर लड़ेगा वहाँ पर तो वो पूरी सिटी धराशायी हो जाएगी। जो सीरिया का हाल हुआ, तो वो सिटी मतलब रहने लायक बचेगी ही नहीं। तो ये लोग जो ये अपनी जगह छोड़ करके यहाँ पर जा रहे हैं, कैंप्स में रह रहे हैं, वो वापस कैसे जाएंगे अपने घर? पहली चीज़, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जब कितना दिन वो वहाँ पर रहेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वो कैसे रहेंगे और कितने लोग को वहाँ पर बीमारियाँ हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये प्लान अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल प्लान है, और उसको जैसे ही इसके बारे में सुना वैसे ही यूएस के सबके हाथ पांव फूल गए और सब तुरंत भागे भागे एंटनी ब्लिंकन पहुंचते हैं उनके पास, बेंजामिन नेतन्याहू के पास, कि भाई ये करना है, पॉलिटिकल सॉल्यूशन पे आना है, पर ये सही तरीका नहीं है पॉलिटिकल सॉल्यूशन पे आना कि आप फूड और वाटर की सप्लाई बंद कर दो, क्योंकि पता नहीं बहुत सारे ऐसे सिविलियंस होंगे
जो इस पोजीशन में भी नहीं होंगे, जिनकी हेल्थ खराब होगी, वो वहाँ से निकलें, वो इवैक्यूएट करें, वो इस पोजीशन में भी नहीं होंगे, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो ये बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान है। आप भी कमेंट करके मुझे बताना है कि ये प्लान कितने हद तक अचीवेबल है या इसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अनअकैडमी ने एक नया चैनल लॉन्च किया, इसका नाम है यूपीएससी नी बाय अनअकैडमी। उस चैनल को आप जरूर से ज्वाइन करिए, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब उस चैनल के बारे में आपको बता ही दिया मैंने कि उसमें हम डोमेस्टिक अफेयर्स की खबरें जो हैं वो कवर किया करेंगे एनालिसिस के साथ, प्लस उसमें जो मेन चीज़ है वो कंटेंट बेस्ड सब्जेक्ट की कवरिंग होगी, जैसे ज्योग्राफी और आपका इकॉनमी अभी चल रहा है, पॉलिटी मेरे द्वारा कवर किया जाएगा वहाँ पर। बिल्कुल जो ये किताबें आप देख रहे हो, एम लक्ष्मीकांत, MP जैन, DD बसु, जो एक किताबें हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो कि किसी भी एग्जाम के लिए आपके रेलेवेंट है, सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए ही नहीं, उनका कंप्लीट ब्रेकडाउन इस तरीके से करके हम उसको आपको पढ़ाया करेंगे। एक बार आप उस चैनल को विजिट करके, जो पॉलिटी की वीडियोस ऑलरेडी वन नेशन वन इलेक्शन पर आ चुकी है, बेसिक स्ट्रक्चर अमेंडमेंट पे आ चुकी है, उसको आप एक बार पे देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके की क्वालिटी हम प्रोवाइड करने की कोशिश वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।